चलिए, तो देखिएगा, जैसे ही उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में हर्षवर्धन का काल आता है, ठीक है, आपने इसे पढ़ा, वर्धन वर्ष पढ़ा है, ठीक है। तो वर्धन के काल के बाद, यानी हर्षवर्धन के काल के बाद फिर से ऐसा कोई राजा नहीं आ पाया जिसके द्वारा जो है भारत के साम्राज्य को फिर से एक बड़े साम्राज्य के तौर पर विस्तृत किया जा सके। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ ऐसे राज्यवंश जो कि छोटे छोटे राज्यों में विस्तृत हुए, ठीक है, जैसे कि कश्मीर के राजवंश, बंगाल के राजवंश, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में मुख्यतः याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद, ठीक है, जैसे हम, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो पॉइंट है प्राचीन भारत का, यह इतिहास का जो पॉइंट है, बंगाल और कश्मीर के राजवंश को आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, पाल और प्रतिहारों के बारे में जब पढ़ते हैं, तो पाल वंश जो है ये बंगाल के राजवंशों में एक है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके बाद जो है ये अंतिम जो पॉइंट है, ये बिंदु है, ये प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम बिंदु है, ठीक है। इसके बाद ही आपका मध्यकाल का इतिहास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद, ठीक है, जैसे ही आप हर्षवर्धन के साम्राज्य को देखते हैं कि उत्तर भारत में हर्षवर्धन का एक विस्तृत साम्राज्य हो जाता है, ठीक है, और इसका मुख्य केंद्र जो है कन्नौज था, ठीक है, कन्नौज का क्षेत्र था। तो आपको याद होगा कि गृहवर्मा, ठीक है, गृहवर्मन जो है ये कन्नौज के राजा थे पहले, ठीक है, और उसी में राजश्री का विवाह उनके साथ हुआ था, ठीक है, हर्ष की बहन थी, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको याद होगा कि हर्षवर्धन ने बाद में अंततः जो है कन्नौज के क्षेत्र में शासन किया और यह एक राजधानी जैसा केंद्र बनाया, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है कि जो भारत का उत्तर का साम्राज्य है, अब जैसे ही हर्षवर्धन का साम्राज्य का पतन होता है या हर्षवर्धन का पतन होता है, वैसे ही आप भारत के अंतर्गत, उत्तर भारत के अंतर्गत छोटे छोटे राजवंश जो है फिर से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं। उसमें ही बंगाल का जो राजवंश है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पाल वंश, ठीक है, याद रखिएगा पाल वंश। हालांकि इनके साक्ष्य पाल वंश होने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसमें अधिकांश राजाओं के या शासकों के नाम के आगे पाल लगा हुआ है, ठीक है, यानी नाम के बाद पाल लगा हुआ है, जिसके कारण हम ये कह पाते हैं ये पाल वंश है, ठीक है। तो उसी के स्तर पर हम देखिएगा कि भारत के राजवंशों में, ठीक है, भारत के राजवंशों में हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाद कुछ छोटे छोटे राजवंश हुए, जैसे कि कश्मीर के राजवंश, बंगाल के राजवंश, ठीक है। तो इन मुख्य राजवंशों में हम कुछ ऐसे इंपायरों को देखते हैं या कुछ ऐसे राजवंशों को देखते हैं। तो जैसे याद रखिएगा, ये जो हिस्सा है आपका, ठीक है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और बंगाल का जो क्षेत्र है, ये पाल वंश का क्षेत्र है, ठीक है। उसी के बाद जो है आपका ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत के इस राजवंशों में छोटे छोटे राजवंश है, जैसे अगर आप इसमें बात करेंगे कश्मीर में, तो यहां पर आपका कारकोट वंश, कारकोट वंश, ठीक है। उसी के अलावा जो है उत्पल वंश, उत्पल वंश के बाद आपका याद रखिएगा लुहार वंश, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कश्मीर में भी 3 राजवंश या बहुत सारे इसमें अधिक राजवंश है, लेकिन मुख्य तौर पर आपको लुहार वंश को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है पाल वंश को। ये 2 वंश यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है एक वंश है आपके सेन वंश, ठीक है। तो ये 2-3 राजवंश आज हम पढ़ने वाले हैं और ये प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम राजवंश है, याद रखिएगा। इसके बाद आप सोमवार से मध्य भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुर्कों का आक्रमण आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ आप पढ़ेंगे इसमें कि किस तरीके से दर्शन का विकास हुआ, ठीक है, दर्शन या फिलॉसफी का विकास कैसे हुआ है, इसमें आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि बंगाल के राजवंशों में सबसे पहले हम क्रम करेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में आपको बस यहां पर याद रख लेना है कि ये जो है ये पाल वंश का एम्पायर है, ठीक है, जिसमें बिहार का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र शामिल था, ठीक है, एक बड़े राजवंश के तौर पर। और साथ ही साथ आपका कश्मीर का राजवंश है, ठीक है। तो इन राजवंशों की जो क्रम है, ठीक है, इन राजवंशों में जो आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पाल वंश को, ठीक है। तो पाल वंश में याद रखिएगा, हालांकि ये 3 राजवंश को क्यों कहा जाता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा हम यहाँ पर बंगाल की जगह पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम उत्तर भारत के राजवंश को लिखेंगे, यहां पर उत्तर भारत के राजवंश, ठीक है, उत्तर भारत के राजवंश है यहां पर, याद रखिएगा। उत्तर भारत के राजवंश में ये जो प्रतिस्पर्धा होती है, देखिए यहां पर एक बात समझिएगा कि जैसे ही कन्नौज का क्षेत्र, ठीक है, कन्नौज का क्षेत्र जैसे ही हर्षवर्धन का पतन होता है, तो उसके बाद देखिएगा कि पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये 3 ऐसे वंश हैं जो संघर्षी राजवंश के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। त्रिसंघर्षी क्यों, जैसे आप भारत के मैप को देखेंगे, ठीक है,
जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर भारत के मैप को थोड़ा देखते हैं, समझिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये हिस्सा है कन्नौज का, ये आपका कन्नौज है, ठीक है, और ये हिस्सा है पालवंश का, ये पालवंश हो गया, ये हिस्सा है प्रतिहार का, और ये हिस्सा है पालवंश का, और ये हिस्सा है राष्ट्रकूट का। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, कन्नौज को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी राजधानी की तरफ, क्योंकि ये जो है, ये तीनों राजवंश ये बात जानते थे कि कन्नौज जो है ये भारत का केंद्र है, ठीक है, यानी भारत का केंद्र इसलिए है क्योंकि सारी सत्ता जो है यहां रहकर राज की है शासक के तौर पर, ठीक है। तो उत्तर भारत के लिए कन्नौज जो है एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया था, और यही कारण है कि तीन राजवंश जो है इस प्रतिस्पर्धा में शामिल थे, जिसमें तीन राजवंशों को याद रखिएगा, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाल वंश को। बाकी वंश आप पढ़ चुके हैं, प्रतिहार वंश को, और प्रतिहार वंश आप लास्ट में पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे राजपूतों का उदय, याद रखिएगा, राजपूतों का उदय पढ़ेंगे उत्तर भारत में, ठीक है, राजपूत जो राजवंश हैं उनका जब उदय पढ़ेंगे तो प्रतिहार वंश को वहां पर पढ़ने वाले हम, ठीक है, मध्यकाल के इतिहास में। और राष्ट्रकूट वंश को आप दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट को, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाल वंश को। आप इसी प्रतिस्पर्धा के तौर पर तीनों क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिहार को कब पढ़ेंगे, राजपूतों के उदय के साथ, ठीक है, और राष्ट्रकूट वंश को आपने दक्षिण भारत के साथ पढ़ लिया आपने यहाँ पर, और पाल वंश आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा इनके राजवंशों की प्रणाली में, ठीक है, राजवंशों की प्रणाली में पाल वंश जो है, जो पाल वंश है इसके संस्थापक कहलाते हैं गोपाल, ठीक है, और यहीं से देखिएगा पाल वंश धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, ठीक है, और 750 से 770 समय जो रहा है ये गोपाल का समय का रहा है, ठीक है। और यहीं पर आपको याद रखना है कुछ राजवंशों के काम पर, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो आपको बता दूं, आपको याद रखना है धर्मपाल को, ठीक है, धर्मपाल को याद रखिएगा, क्योंकि धर्मपाल ने विक्रमशिला, ठीक है, याद रखिएगा, विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने, ठीक है, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की थी किसने, धर्मपाल ने, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना है जो फैक्ट के तौर पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। विग्रहपाल के बाद याद रखिएगा नारायणपाल, उसके बाद महिपाल, प्रथम रामपाल, और मदनपाल जो है इसका अंतिम शासक था, याद रखिएगा, मदनपाल अंतिम शासक है, ठीक है, अंतिम शासक। तो यहां पर दो क्वेश्चन पहले बार में याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल और अंतिम शासक मदनपाल, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा बंगाल के राजवंश में पाल वंश, ठीक है। अब ये जो पाल वंश है इसके बारे में देखिएगा, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा ने पांडु या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कश्मीर के नरेश ललितादित्य, मुक्तापीड़, कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। यहां पर बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से पाल वंश स्थापित होता है या उसका उदय कैसे होता है, बस ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा असम या कामरूप नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया, अतः एक दृढ़ शासन के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया। यानी बंगाल जो है धीरे धीरे कमजोर हो गया था। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही, ठीक है, उत्तर भारत में जैसे हर्षवर्धन का पतन हुआ उसके बाद हर जो शासक हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शासन के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, और इसमें बंगाल जो है यहाँ पर अव्यवस्था फैल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन शक्ति या शासन के शक्ति के अभाव में कुछ विद्वानों ने मिलकर, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्तियों ने मिलकर गोपाल को शासक बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि गोपाल जो है कहीं पर आक्रमण करके शासन नहीं किया है, उसको बनाया गया है, ठीक है। अब समझिएगा, यहां पर देखिएगा, तो आक्रमणों के इस क्रम में बंगाल में चारों ओर से अशांति अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, जिससे परेशान होकर सभी सरदारों ने और जनता ने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना और उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो गोपाल जो है याद रखिएगा, इसको शासक बनाया गया है, ठीक है। सरदार मतलब विद्वानों या सरदारों के द्वारा, ठीक है, या फिर वहां की जनता ने मिलकर गोपाल को अपना शासक चुन लिया है, याद रखिएगा। और इस तरीके से बंगाल का पहला जो राजवंश है पाल वंश, यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में ये पाल वंश स्थापित हो जाता है, ठीक है। देखिए गोपाल में यह जो पाल शब्द दिख रहा है आपको, इसी के कारण हम इसको पाल वंश कहते हैं, ठीक है, यही कारण है।
बाकी इसका नाम ही गोपाल है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे गो नाम था, पाल इसका टाइटल था, ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे। गोपाल पूरा नाम था और उसी से बन गया आपका पाल वंश, ठीक है, याद रखिएगा। और यही कारण है इसके पूरे राजवंशों में पाल शब्द प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, तो गोपाल जो था यहां पर शासक बना, याद रखिएगा। अब गोपाल के क्रम पर एक बात और याद रखना है आपको कि पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में, याद रखिएगा, एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया, ठीक है, बौद्ध मठ का निर्माण कराया। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था थी, फैली हुई थी, उसे मत्स्य न्याय कहा गया, ठीक है। देखिए यहां पर एक बात आपको याद रखना है कि बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था बनी थी, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक राजा क्या हो रहे थे इस समय, एक से दूसरे क्षेत्र को जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य जब टूटता है या पतन होता है तो उसके बाद छोटे छोटे साम्राज्य क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही क्या होता है, अर्थ जो अव्यवस्था है वो फैलती है, क्योंकि अधिक से अधिक आक्रमण होता है, एक से अधिक क्षेत्र को जीतने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि जब भारत आजाद होने के क्रम पर आया तो अधिक से अधिक लोग क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर धर्म के मामले में, संप्रदाय के मामले में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैला था। धीरे धीरे जो है ये चीज़ें शांत हुई थी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी बड़ा साम्राज्य पतन होता है, उस साम्राज्य के पतन होने के बाद छोटे छोटे राजा या शासक जो है वो क्या करते हैं, आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण प्रारंभ कर देते हैं, और आक्रमण करने के साथ ही उनका दृष्टिकोण क्या रहता है, अधिक से अधिक साम्राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लेना, ठीक है, मतलब शामिल कर लेना। तो ऐसे में क्या हुआ, बंगाल का जो क्षेत्र था यहां भी अव्यवस्था फैल गया था और इसको कहा गया मत्स्य न्याय, ठीक है, यहां इसे नाम दिया गया मत्स्य न्याय, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद दूसरा शासक आता है धर्मपाल, ठीक है। तो धर्मपाल जो है 780 से 810 तक के शासन रहा है। इसमें आपको आज का पहला से दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, यहीं पर आपको फोकस करना है। तो देखिएगा 750 ईस्वी में गोपाल के मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना, 810 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाना था, ठीक है। याद रखिए 11वीं सदी में गुजराती कवि सोढ़ल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि से संबोधित किया, ठीक है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था जिसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा धर्मपाल जो है ये पाल वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है, और इसने कन्नौज पर आक्रमण करके, ठीक है, कन्नौज के साथ जो है युद्ध किया, जिसमें किसको हराया था, इंदिरा युद्ध को, ठीक है, इसको हराया और अपने संरक्षण में चक्रा युद्ध को राजगद्दी में बैठा दिया। इसका पहला उपलब्धि है ये, ठीक है, कि कन्नौज इतना महत्वपूर्ण शासन का क्षेत्र था, उसके बावजूद जो है इसने इंदिरा युद्ध को हरा दिया वहां पर, और अपने संरक्षण के अंतर्गत जो है किसको, चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। और ये साथ ही साथ धर्मपाल क्या था, बौद्ध समर्थक था, याद रखिएगा, बौद्ध समर्थक था। इसके समय जो है तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला का जो क्षेत्र है इसे बौद्ध बिहार के साथ साथ पठन पाठन का क्षेत्र भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, यानी कि इस समय जो है तक्षशिला ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी था, ठीक है। तो इस केस में याद रखिएगा कि जो तक्षशिला का जो क्षेत्र है इसे और ज्यादा विकसित करने का काम किसने किया है, धर्मपाल ने किया है, ठीक है। इसके साथ याद रखिएगा कि विक्रमशिला की स्थापना भी किसने की है, धर्मपाल ने की है, ठीक है। देखिएगा याद रखिएगा उसने विक्रमशिला और सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई और उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को स्थान प्राप्त हुआ। ये दो बातें याद रखिएगा, आज का पहला और दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने, ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन। और हरिभद्र सूरी जो है किसके दरबार में था, ये आज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, धर्मपाल के दरबार में था। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की कहां पर, भागलपुर बिहार में, ये याद रखिएगा। और नालंदा, ठीक है, विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार कराया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि नालंदा जो है इस समय डेवलप हुआ था। अच्छा, हमने तक्षशिला का नाम लिया था, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय होगा, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के समय जो है विश्वविद्यालय का बिहार का पुनरुद्धार कराया था, ठीक है। देखिए तीन ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं या तीन विश्वविद्यालयों का नाम बहुत ज्यादा फेमस जाना जाता है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के लिए। एक आपका नालंदा, ठीक है, दूसरा आपका विक्रमशिला और एक आपका तक्षशिला,
ठीक है, जिसमें नालंदा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नालंदा के बाद आपका विक्रमशिला और उसके बाद तक्षशिला। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, विक्रमशिला की स्थापना कराई थी, लेकिन विक्रमशिला की स्थापना तो की ही थी, साथ ही साथ नालंदा को और ज्यादा डेवलप किया था। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि नालंदा में पहले मान लीजिए 20 कमरे थे या 200 कमरे थे, तो उसको 400 कमरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ज़्यादा उसमें पैसे लगाए। ठीक है, और उसके बाद उसके क्षेत्रों पर बौद्ध जो धर्म से संबंधित अनुयायी हैं उनको अधिक से अधिक क्षेत्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा को विस्तृत करने का काम भी धर्मपाल ने किया है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि ये जो है धर्मपाल जो है किस प्रकार का शासक था, तो बौद्ध समर्थक शासक था। ठीक है, इसी कारण से नालंदा और विक्रमशिला जो है इस समय और ज्यादा डेवलप हो गए। ठीक है, हालांकि नालंदा जो है ये कुमारगुप्त के समय बना है। ठीक है, कुमारगुप्त, और उसके बाद आपको याद रखना है कि विक्रमशिला जो है धर्मपाल के समय। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया। ठीक है, और इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 250 गांव के राजस्व को दान में दे दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो पूर्ति है, व्यय पूर्ति कहने का मतलब है जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो खर्च है उस खर्च को पूरा करने के लिए इसने क्या किया, 250 गांव दान में दे दी कि जो 250 गांव हैं, ठीक है, इन गांवों से जो कर आएगा वो कर कहाँ लगेगा, इस खर्च में लगेगा जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित होगा। ठीक है, तो धर्मपाल के लिए आप 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। हरिभद्र सूरी किसके राजदरबार में था, तो धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी, विक्रमशिला। ठीक है, याद रखिएगा, यही 2 फोकस आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पाल वंश के बाद जो है धर्मपाल के बाद देवपाल जो है 810 से 850 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के बाद 810 में, ठीक है, राजा बना। उसने प्राग, ज्योतिषपुर, ठीक है, असम का क्षेत्र, उड़ीसा के कुछ भागों पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। इसको याद रख लीजिएगा, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मिहिर भोज को किसने हराया था, तो याद रखिएगा प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया था किसने, देवपाल ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई और परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जगरहार यानी जलालबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। इसको याद रखिएगा, आज का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था किसने, देवपाल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वीरदेव जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको यहां पर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपने याद रखिए, मिहिर भोज को पराजित किया किसने, देवपाल ने। दूसरा याद रखिएगा देवपाल जो है इसने राजधानी बनाई थी किसको, मुंगेर को, बिहार का क्षेत्र है मुंगेर, और जलालबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा का मुखिया बना दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, देवपाल 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा है। ठीक है, सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो अरब व्यापारी था जिसका नाम था सुलेमान, ठीक है, तो ये किसके समय भारत आया था, तो याद रखिएगा देवपाल के समय। ठीक है, तो लगभग याद रखिएगा कि एक अरब यात्री, ठीक है, यानी पाल वंश के समय, आप ऐसे याद रखिएगा कि पाल वंश के समय जो है एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। ठीक है, और ये अरब व्यापारी जो है ये 9वीं सदी के मध्य में आया था। ठीक है, और भारत की यात्रा की थी, और इसने रोमा, इस पाल राज्य को रोमा कहा है या धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सुलेमान के संबंध में ये कभी कभार पूछा गया है कि सुलेमान जो है किस काल में या किस राजवंश के समय जो है भारत आया था, तो पाल वंश के समय आया था। ठीक है, याद रखिएगा। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान, धर्म के महान संरक्षक थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। ठीक है, यहां पर देखिएगा, इसको तीसरा, आज का चौथा क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन कह सकते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि महिपाल द्वितीयक जो है ये संस्थापक कहलाता है दूसरे नंबर का। ठीक है,
तो पहला संस्थापक है गोपाल और दूसरा संस्थापक कहलाता है आपका महिपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद हाँ, पाल वंश के संस्थापक, क्योंकि इसने विस्तार करा दिया था पाल वंश का। ठीक है, अब देखिएगा संत रक्षित दीपांकर, जिसे अतिश कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया, उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारी और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश का साम्राज्य वर्चस्व था। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि शैलेंद्र वंश के बारे में बस एक लाइन आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसका साम्राज्य जो था ये आपके इंडोनेशिया के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ तक इसका साम्राज्य था, याद रखिएगा। उसका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। ठीक है, तो शैलेंद्र वंश याद रखिएगा, इसके शासक थे शैलेंद्र। ठीक है, और इसकी एक खास बात आपको याद रखनी है शैलेंद्र वंश की, क्योंकि ये जो था पाल वंश का एक मित्र था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने आग्रह किया था किससे, पाल वंश से, ठीक है, इस समय के शासक से, कि बोला कि मुझे भी बौद्ध धर्म के लिए कुछ करना है, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बौद्ध धर्म के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, तो इन्होंने आज्ञा दे दिया, पाल वंश ने आज्ञा दिया। ठीक है, बोला क्या कर सकते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय के पास, ठीक है, बौद्ध बिहारों में बौद्ध मठ की स्थापना कर दी और बोला कि मुझे जो है इसके व्यय के लिए एक गांव दान में दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पाल वंश ने इसे दान में दिया। चलिए पढ़ते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा, शैलेंद्र शासक बौद्ध थे जिन्होंने अपने अनेक दूत पाल दरबार में भेजे तथा पाल शासकों से नालंदा में एक विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा शैलेंद्र ने अनुमति मांगी थी। ठीक है, इसके बाद बस एक बात आपको याद रखना है, यहीं से आपका चूंकि पाल वंश बहुत छोटा है, इसमें बस अंतिम शासक उसके बाद याद रखिएगा मदन पाल जो है अंतिम शासक है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि शैलेंद्र शासक जो थे इनको मिल गया था अनुमति। ठीक है, और मिलने के बाद जो है एक गांव दान में दिया, ताकि किसने, पाल वंश ने, याद रखिएगा शैलेंद्र शासक जो था, शैलेंद्र वंश के शासक जो थे, इसको पाल वंश ने एक गांव दान में दे दिया। और गांव दान में देने का कारण क्या था कि नालंदा बिहार जो बनाया गया था, ठीक है, नालंदा में जो बिहार, बौद्ध बिहार बनाया गया था, उसका खर्च जो है उस गांव से दिया जा सके। ठीक है, इसलिए उस गांव को दान में दे दिया गया था, नालंदा बिहार के खर्च को पूरा करने के लिए। किसको दिया गया था, शैलेंद्र को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो पाल वंश में आप सिर्फ इतने ही बिंदुओं को पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ये 3-4 बिंदु, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया है वो पाल वंश का संबंध है। ठीक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक था, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बंगाल का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पाल वंश के अंतर्गत। इसमें मुख्य शासक के तौर पर याद रखिएगा कि जो मुख्य शासक है उसमें आपको धर्मपाल का नाम याद रखना है, देवपाल का नाम याद रखना है, और अंतिम शासक के तौर पर आपको याद रखना है महिपाल का नाम, मदन पाल का नाम। ठीक है, तो मदन पाल का नाम आप याद रखेंगे यहाँ पर अंतिम शासक के तौर पर। साथ ही साथ याद रखेंगे कि गोपाल जो है ये संस्थापक था पाल वंश का। ठीक है, और इसने जो है ये राजगद्दी कैसे प्राप्त की थी, तो सरदारों और जनता के सहयोग से ये राजगद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, अंततः जो है ये पाल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इतने ही 4-5 बिंदु में पाल वंश जो है आपको याद रखना है मुख्य तौर पर। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की है, धर्मपाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा। देखिएगा, प्राचीन राजवंशों में सेन राजवंश को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 बिंदु आपको याद रखना है, क्योंकि सेन राजवंश में सीधे फोकस क्या रहेगा, आपको फोकस रखना है इसके फैक्ट पर। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पाल वंश से संबंधित हैं, आपने पढ़ लिया है इसको। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे राजवंश है सेन वंश। ठीक है, देखिएगा सेन वंश जो है ये सभी छोटे छोटे राजवंश हैं, जो कि मुख्य तौर पर कुछ फैक्ट्स के कारण इनको पढ़ना होता है। ठीक है, देखिएगा इसका संस्थापक है सामंत सेन। याद रखिएगा सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन। ठीक है, राजधानी है नदिया। ठीक है, नदिया का क्षेत्र जो है, सबसे प्रमुख शासक है बल्लाल सेन, याद रखिएगा। और इसने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 3-4 फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है, बस क्वेश्चन आपको फोकस करना है कि संस्थापक सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा इनकी राजधानी है नदिया क्षेत्र। ठीक है, नदिया आपका बंगाल का क्षेत्र हो गया। ठीक है, यानी वर्तमान में जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो आपका नदिया का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी, इसको याद रखिएगा। सेन वंश में ये अगर आज का टॉपिक देखा जाए तो ये 6वां क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, 6वां क्वेश्चन याद रखिएगा कि दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा बल्लाल सेन ने। ठीक है, अंतिम जो शासक है लक्ष्मण सेन है, याद रखिएगा। ठीक है,
यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको याद रखना है कि गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव इसके दरबार में रहते थे। यह आपका 7वां क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन याद रखिएगा। लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम बिंदु के हिंदू शासक थे, याद रखिएगा। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। सेन वंश ने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण कराया था, ठीक है। तो ये जो है 8 से 9 क्वेश्चन इसमें बनेंगे टोटल, पाल वंश और सेन वंश से, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बाद अंतिम शासक को थोड़ा सा याद रखिएगा, अंतिम शासक के तौर पर, ठीक है। और इसके बाद जो है सेन राजवंश जो है समाप्त हो जाता है। बस आपको एक ही बिंदु पर याद रख लेना है, यही जितने बिंदु है उसी पर आपको फोकस करना है सेन वंश में, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो याद रखिएगा कि सेन वंश के संस्थापक कौन है, सामंत सेन, ठीक है, सामंत सेन। और उसके बाद इनके अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन है, ठीक है। महत्वपूर्ण शासक जो है इसका नाम है बल्लाल सेन, ठीक है। और इसने क्या किया था, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी, ठीक है। इसके दरबार में कौन था, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है इसके दरबार में थे, याद रखिएगा। और सेन वंश ने अपना जो अभिलेख है वो हिंदी में लिखवाया था, हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। बस समझिए 5-6 टॉपिक पर ही सेन वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कश्मीर के बारे में, मैं यहां पर बता देता हूं आपको डायरेक्ट। इसमें भी 2-4 बिंदु आपको याद रखने हैं। कश्मीर के राजवंश, ठीक है। तो देखिएगा 2-4 बिंदु में ही कश्मीर के राजवंश जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो मुख्य तौर पर आपको सिर्फ यहां पर कश्मीर के राजवंशों में कुछ बिंदु को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए कश्मीर के राजवंशों में उत्पल वंश, कारकोट वंश और लोहार वंश, ये मुख्य राजवंश है, याद रखिएगा कश्मीर के शासन में, ठीक है। कौन कौन से, आपके उत्पल, कारकोट और लोहार वंश। इसमें आपको याद रखना है किसको, केवल लोहार वंश को, ठीक है। इसके मुख्य जो शासक थे, याद रखिएगा, मुख्य जो शासक हैं इनका नाम है हर्ष। ये हर्षवर्धन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। केवल नाम क्या है इनका, हर्ष है। और इनको आपको एक लाइन में याद रख लेना है कि जो मुख्य शासक हर्ष थे, ठीक है, लोहार वंश के, इनके राज दरबार में, ठीक है, कौन था, तो राज दरबार में था इनके, यही आपको याद रखना है, नाम था कल्हड़। बहुत प्रसिद्ध जो है कवि है, ठीक है, हाँ, कल्हड़ का नाम याद रखिएगा। इसकी रचना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी रचना है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ठीक है, याद रखिएगा, राज तरंगिणी, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में आया है और बहुत बार लगातार आता रहेगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मुख्य शासक के तौर पर हर्ष का नाम याद रखिएगा। इसके राज दरबार में कौन है, कल्हड़ है। और कल्हड़ की प्रमुख रचना कौन सी है, राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में क्या लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, कश्मीर का इतिहास। यानी राज तरंगिणी में जो विषय है इनका, ठीक है, जिसने राज तरंगिणी लिखा है उसमें पूरा का पूरा जो विषय है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद करना है पाल वंश में, ठीक है, सेन वंश में और कश्मीर के राजवंशों में लोहार वंश में, ठीक है। इसे लोहार वंश भी कहा जाता है। इसके प्रमुख शासक थे हर्ष, और हर्ष के राज दरबार में कौन था, कल्हड़। याद रखिएगा कल्हड़ ने क्या लिखा है, राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी में क्या लिखा गया है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। याद रखिएगा कश्मीर के इतिहास में संबंधित, यानी कश्मीर के विषय में जितने भी पूरे इतिहास उसके राजनीतिक क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है राज तरंगिणी में, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, कि कश्मीर के इतिहास में, ठीक है, कश्मीर का इतिहास जो है या कश्मीर का जो राजनीतिक विषय है ये किस रचना से संबंधित है या किस रचना में इसके बारे में लिखा गया है, तो राज तरंगिणी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, राज तरंगिणी। किसने लिखा है, कल्हड़ ने। और कल्हड़ किसका राज दरबारी था, तो हर्ष का, ठीक है, याद रखिएगा, हर्ष का। हिंदू राजाओं में हर्ष का नाम आता है, याद रखिएगा। लेकिन कश्मीर में जो है जैसे ही
हर्षवर्धन का साम्राज्य का पतन होता है, ठीक है, वर्धन साम्राज्य का पतन होता है। उसके बाद कश्मीर का क्षेत्र, ठीक है, आपका कन्नौज का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग राजवंश जो है डेवलप हो जाते हैं। और कश्मीर में मुख्य तौर पर 3 राजवंश जो है जाने जाते हैं, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ठीक है। उन राजवंशों में आपको याद रखना है कि जो लोहार वंश था, इसके शासक थे, प्रमुख शासक हर्ष, ठीक है, और इसी के दरबार में कौन रहता था, कल्हड़, और इसने लिखा था राजतरंगिणी, और जिसे कहा जाता है कश्मीर का इतिहास, ठीक है। ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखना है। आज के टॉपिक में इतना ही कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य भारत का इतिहास, जिसमें हम 2 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। एक आपका दर्शन का विकास, और दूसरा हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका मध्यकाल के इतिहास में इस जो बाहरी आक्रांता है, ठीक है, कहने का मतलब है इस्लामिक या तुर्की जो आक्रमण है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मध्य भारत का इतिहास जो है लगभग 5 दिन या 6 दिन की क्लास में खत्म होगा, जिसको हम थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे, ठीक है। उसमें आपका मध्य भारत के इतिहास का जो टॉपिक रहेगा वो एक बड़े तौर पर हम देखेंगे कि किस तरीके से, देखिए मध्य भारत के इतिहास में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, मध्य भारत के इतिहास में आप 4 बिंदुओं को मुख्य तौर पर पढ़ते हैं। देखिएगा, मध्य भारत का जो इतिहास है, ठीक है, इसे हम प्राचीन भारत के बाद जोड़कर जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं राजपूतों का उदय, ठीक है, राजपूतों का उदय काल, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हैं यहां पर दर्शन का विकास, किस तरीके से फिलॉसफी का डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है इस्लामिक आक्रमण, और इसके बाद आप पढ़ेंगे, इस्लामिक आक्रमण के बाद पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और इसके बाद 2 साम्राज्य के बारे में, एक है आपका विजय साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, और बहमनी राज्य। इसके अलावा एक आप पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है। ये इतने टॉपिक में फिर आपका मध्य भारत का इतिहास खत्म हो जाता है, ठीक है। कल मैं प्रॉपर सिनॉप्सिस के साथ इन सब बिंदुओं पर बात करूंगा, पूरे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है यहां पर से स्टार्ट करेंगे दर्शन का विकास और बाहरी आक्रमण, ठीक है। भारत में जो बाहरी आक्रमण होता है, शुरुआत होता है मध्यकाल से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 2 बिंदुओं पर। और उसके बाद इसी के बाद मैं आपको राजपूतों का उदय पढ़ाऊंगा कि हमारे यहाँ जो है कौन कौन से मध्य भारत में राजपूत, जैसे आप पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, जितने भी, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक बिंदु और आएगा, ठीक है। तो राजपूतों का जो उदय है उनके अंतर्गत हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे इस्लामिक आक्रमण आप पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का विकास पढ़ेंगे, जिसमें आपके कुछ राजवंश जो है, इस्लामिक राजवंश जो है यहाँ पर स्थापित होते हैं, इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का काल, ठीक है। और उसके बाद जो है दक्षिण भारत का काल में याद रखिएगा कि ये दक्षिण भारत का इतिहास है। फिर आप इसमें दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर भारत में, मध्य भारत में क्या हो रहा है, ये पॉइंट आता है। फिर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बारे में पढ़ते हैं, और अंततः जो है आप मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। और इसी मुगल साम्राज्य के मध्य क्षेत्र में ही क्या होता है, आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे बिंदु आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, चलिए।